आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के नेबर कंट्री। नेबर कंट्री मीन्स पड़ोसी देश के बारे में, नहीं कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और पड़ोसी देश में भी उस कंट्री के बारे में पढ़ेंगे जो लैंड के साथ टच में है। लैंड कहने का मतलब स्थल के साथ। आप लोगों को पता है ना कि यहाँ के नीचे वाटर है, इधर इसके नीचे पूरा वाटर, फिर यहाँ तक वाटर आ जाता है, पता है ना ऐसे। तो मतलब हम लोग इसके ऊपर के बारे में ही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के नेबर कंट्री कौन कौन से हैं, किसके साथ, इंडिया के कौन सा स्टेट टच करता है कौन से कंट्री के साथ, वो सब आप लोग को सीखना है। अच्छा, ये सब पता है कि यहाँ से जो लैंड का जो है मेजरमेंट, लैंड का टोटल ये बाउंड्री कितना लंबा है पता है आप लोग को? लैंड का है टोटल 1500 किलोमीटर। ये याद रहे, कहीं कोई पूछ सकता है कि पूरा इसको अगर जैसे आप लोग नहीं देखे हैं मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें कांट घोरना रहता है, देखे हैं बाड़ा लगाने के लिए, परिमाप निकालने के लिए। तो इंडिया का परिमाप अगर लैंड वाला की तरफ से देखें तो कितना हो जाएगा? 15,200 15,200 किलोमीटर दिखा। तो हम लोग नेबर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का चहेता समझ ही रहे हैं कौन है, सबसे पहले उसी को लिख देते हैं। ये दिख रहा है, ये क्या है? पाकिस्तान। यहाँ पे अफ़गानिस्तान का साइड है, ठीक है। दो पता चला, एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इधर देखिए चाइना है, चाइना। देखिए यहाँ पर छोटा सा ये देखिए नेपाल दिखा। कितना हो गया? 1 2 3 4। एकदम जो पढ़ना है यही याद करना है। सबसे पहले कौन सा था? पाकिस्तान। इसके ऊपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इंडिया के वेस्ट में कौन सा कंट्री है, कोई दो कंट्री का वेस्ट में नाम बताइए, तो कौन सा बताइएगा? एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा। मैप से फ़ायदा हो रहा है ना। अगर बोले कि इधर आ जाएं हम लोग, तो बिहार के जस्ट ऊपर में यानी नॉर्थ साइड में एक नेपाल हो गया। इसके ऊपर पूरा यहाँ से पूरा मान के चलिए यही नेपाल ही है। और यहाँ पर छोटा सा भूटान है। क्या है? दिख रहा है भूटान, मतलब सिक्किम के आगे, असम के थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर आते हैं तो ये म्यांमार या म्यांमार ऐसे लिख दीजिए। म्यांमार। यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में। नेबर कंट्री इंडिया के टोटल कितना है? और हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं केवल लैंड के से टच में कौन कौन हैं। तो कितना लोग हैं? 7 है। दिख रहा है इतना? 1 2 3 4 5 6 7। ये भी याद रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाएगा, इसी में नहीं समझ में आएगा, फेल हो जाएगा। जैसे कोई पूछ दे कि बताओ इंडिया का कौन सा स्टेट है जो अदर कंट्री से 3 साइड से घिरा हुआ है। अदर का एक ही कंट्री से 3 साइड से घिरा हुआ, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए तो एक ही कंट्री से 3 साइड से घिरा हुआ। यहाँ ये वाला स्टेट दिख रहा है आप लोगों को? देखिए तो बांग्लादेश से 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड दिख रहा है। तो ये सब क्वेश्चन घुमा कर कोई पूछ सकता है, इसलिए फिगर पर जानना जरूरी है। टोटल याद हो गया? कितना टोटल नेबर कंट्री है लैंड वाला इंडिया में? 7 इंडिया का है। अगर इधर साइड से शुरू करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 2 हो गया, चाइना, हाँ बांग्लादेश और म्यांमार। हम लोग को बस इतना ही के बारे में पढ़ना है। लग रहा होगा कि सब खत्म हो गया। इतना ही पढ़ना है हम लोग के बारे में। सबसे पहले हम लोग बाउंड्री शेयर के बारे में सीख रहे हैं। तो ये जो बाउंड्री दिख रहा है इंडिया का ना, ऐसा वाला कुछ दिख रहा है ना, इस ये जो लाइन है या बाउंड्री कहिए, इसका नाम है क्या? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन, जो किसके किसके बीच में है? इंडिया और दिख रहा है ना, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये कौन सा है? अच्छा, आप लोग को पता है कैसे डिवाइड हुआ था 1947 में, जब हम लोग को देश आज़ाद हुआ था ना। जब कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, जिससे हम लोग को नॉर्मल जो है खेत होता है कि नहीं होता है, तो लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर आरी टाइप पे दिया हुआ रहता है ना। उसी तरह से दूसरे कंट्री और इंडिया या और कोई भी कंट्री में विवाद ना हो कि हमारे यहाँ से वहाँ तक है, इसके लिए एक लाइन बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है? लाइन। तो इसी लाइन को बनाने वाले जो अंग्रेज थे ना,
अंग्रेज थे सब बनाने वाले। तो अंग्रेज जो बनाने वाले थे उनका नाम क्या था? रेड क्लिफ नाम ही था। क्या नाम था? वो अपने ही नाम पे लाइन का भी नाम रख दिए। क्या नाम रख दिए? हाँ, तो इसका नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ। और ऐसे भी याद करके रखना है कि क्या इंडिया के पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा उतर रहता है कि नहीं? नहीं रहता है, हमेशा टन पुन बम पटकते रहता है, इधर आतंकवादी भेजते रहता है। तो इसके लिए क्या रेड, किसके लिए? इस रेड कलर जो होता है खतरा के लिए होता है कि नहीं? डेंजर के लिए होता है कि नहीं? तो ये सही याद रहेगा। पूछ दे कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ कौन सा लाइन है, तो क्या कौन सा लाइन होगा? याद होने में दिक्कत है? एकदम इजी है। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के साथ कोई बोल दे तो? इंडिया और बांग्लादेश बहुत इजी है, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन पहले बांग्लादेश पाकिस्तान ही था। आप लोग को पता है कहानी? पहले बांग्लादेश पाकिस्तान ही था। नहीं पता है? पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था। आप लोग सुने हैं पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान? तो ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूरब साइड था, तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम साइड वाला ये पाकिस्तान था। तो ये यहाँ का कंट्रोल यहीं से होता था, इधर से घूम के जाता था। तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, इस वजह से ही अलग कंट्री आज़ाद हो गया, तब से बांग्लादेश हो गया। तो बताइए उसी टाइम ना आज़ाद हुआ होगा, मतलब पाकिस्तान दोनों था। तो इसका भी अगर पूछे कि इंडिया और बांग्लादेश के साथ कौन सा लाइन है, तो कौन सा लाइन बताइएगा? रेड क्लिफ ही होगा। दो ठो पता चला गया? बस आ गई है, जिसको जाना है जाइए। क्लियर है लाइन? इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के साथ कौन सी रेखा रहेगी? आप लोग को धोखा देने के लिए, उल्लू बनाने के लिए कभी कोई पूछ दे सकता है कि यहाँ पर बताइए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो कहिए पढ़ाएं तो है ये नहीं है। तो इसको कौन पढ़ाएगा बताइए? तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल यही ना है, तो वेस्ट बंगाल इंडिया का ही पार्ट ना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? रेड क्लिफ नहीं टिक लगा देंगे? दिमाग का यूज ज़्यादा करना है। देखो क्वेश्चन का लेवल ना, जीएस जी के कुछ भी कोई भी चैप्टर में क्वेश्चन का लेवल 3 टाइप का होता है, 1 2 3। एक होता है इजी लेवल, एकदम बिल्कुल इजी रहेगा। एक होता है थोड़ा सा टफ रहेगा, एकदम थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा मतलब इजी से थोड़ा सा हार्ड, और एक रहेगा कि ना बनेगा। 3 तरह का क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन अगर सेटर है, अगर अच्छा सेट करने वाला क्वेश्चन है, तो 3 तरह से क्वेश्चन सेट करता है। एक होता है एकदम इजी रहेगा, जो सबसे बन जाएगा, समझ में आ रहा है? और जो क्वेश्चन बता रहे हैं नहीं, सबसे बनने वाला क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन इजी है वो सबसे बनना चाहिए, और अगर आपसे ना बनाओ तो हार्ड वाला का बनेगा? तो आपका तो ऐसे ही नंबर कम जाएगा, नहीं कमेगा। और ये क्वेश्चन उलझाने वाला रहेगा। जल्दी में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 2-3 ठो हीरोइन का नाम पूछ दिया और बता दिया कि बताइए किसका लंबाई सबसे ज़्यादा है। अब बताइए कौन एक याद करी रहे? उटपटांग क्वेश्चन है ना, तो ये किसी से नहीं बनेगा। अगर तुक्का मार के कोई सही कर दे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा अगर 50 टोटल क्वेश्चन है, 25 टोटल क्वेश्चन है, तो ऐसा 2 रहेगा। क्वेश्चन टोटल 50 रहेगा तो 4-5 हो सकता है। तो मतलब ईजी वाला सारा टॉपिक बता दे रहे हैं। हार्ड वाला कैसा रहेगा? हार्ड वाला रहेगा ऐसे कि बताइए कि कोई ऐसे हार्ड वाला में क्या हो, कोई कहीं पे लिखवाता नहीं है क्वेश्चन, हार्ड वाला जो होता है ऐसे पूछ जाएगा, बताइए पाकिस्तान के साथ इंडिया के कितने स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? बताइए इंडिया कितना स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ? दिख रहा है सामने? कितना है? 1 2 3, कितना है? ओनली 3 है। क्या क्वेश्चन पूछे? ये सब क्वेश्चन कोई लिखवाएगा नहीं, आप लोग को खुद से ब्रेन का यूज करके बनाना पड़ेगा। क्या बोले कि इंडिया का कितना स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो कितना स्टेट है? यहाँ 1 हो गया, ये 2 और ये 3। 1 में कौन? गुजरात, राजस्थान, लेकिन 4 भी पहुँच गए, 5 भी पहुँच गए। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर है, तो इंडिया का पार्ट तो है, लेकिन ये स्टेट है, यूनियन टेरिटरी में है, तो ये करेगा। अब पहले ही ऑप्शन 4 या 5 दे ले रहे कि हाँ मिल गया, मार दिए, तो गलत ना हो गया। भारी वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे रहेगा? रहेगा ना। एक और भारी वाला क्वेश्चन मतलब बीच वाला, ये तो उटपटांग रहेगा, किसी से नहीं बनता है, तुक्का मार दिए सही हो जाएगा। एक और ऐसा बताते हैं। अब आपसे पूछ दे कि बताइए कि इंडिया का लैंड का सबसे ज़्यादा बाउंड्री, इंडिया का लैंड का सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर होता है? देख के बताइए कौन सा कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा शेयर हो रहा है? फिर से क्वेश्चन, इंडिया का
जो बाउंड्री है पूरा इंडिया का बाउंड्री, लैंड वाला मतलब इधर वाला है ना, किसके साथ सबसे ज़्यादा शेयर हो रहा है? लैंड वाला नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे ही टोटल बोले कि इंडिया का बाउंड्री सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ शेयर हो रहा है। मतलब ऐसे बताए ना कि ये बिहार है, तो बिहार का बाउंड्री नेपाल के साथ है, तो इंडिया का टोटल बाउंड्री किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा शेयर हो रहा है टोटल में से? साथ है ना, चाइना दिख रहा है, किसी को पाकिस्तान दिखा इतना, किसी को चाइना दिख रहा है इतना, और किसी को दिखा? जो असल में जो कंट्री है अभी तक किसी को नहीं दिख रहा है, नेपाल के साथ इतना ही नाप के इसे देख लो तो पाकिस्तान से बड़े है। हाँ यहाँ देखिए बांग्लादेश, जैसे बताया था ना वाटर के साथ सबसे ज़्यादा इसका है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ है। जैसे किसी का खेत है किसी का, और कहेगा कि देखिए घुरान घोरना है इसको, घोरिए, तो ये तो राउंड है, लेकिन एक और का खेत है और कहेगा घुरान घोरिए, बताइए किस में ज़्यादा तार लगेगा घोरने के लिए? ये वाला, मतलब ये जो ऐसा है ना, ऐसे 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 इतना है घुमा हुआ कि सबसे ज़्यादा इसी के साथ बाउंड्री शेयर होता है। तो समझ में आ रहा है कि हार्ड करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन तो किस तरह से घुमाएगा। तो मेरा काम है कि इजी वाला बता दें, हार्ड वाला आप लोग को खुद क्वेश्चन देख के एकदम समझना पड़ेगा, तब बनेगा हार्ड वाला। कुछ समझ में आया? तो ये इतना समझ में आया ना कौन सा कंट्री कहाँ पे है? पड़ोसी देश, इस साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, टोटल कितना हो गया? 7। देखिए जितना तरह का क्वेश्चन कोई पूछता है तो पता चल जाता है, इंसान को पता चल जाता है तो उतना सारा कुछ बता देंगे। अगर हो सकता है कोई नया पूछ दे तो हमको नहीं पता है कौन पूछेगा, तो उस तरह का आप लोग को खुद से तैयारी करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए इंडिया का बाउंड्री शेयर सबसे ज़्यादा कौन सबसे करता है? बांग्लादेश। कौन करता है? फिर उसके बाद अच्छा आप लोग को चाइना दिख रहा था, चाइना कहाँ शेयर करता है? इतना तो है, इतना तो नेपाल ही है, इतना भूटान ही है, बस थोड़ा सा यहाँ सिक्किम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो सेकेंड पोजीशन पे था चाइना। कौन था? चाइना। फर्स्ट पे कौन सा है? बांग्लादेश। पता चल रहा है क्यों बांग्लादेश को फर्स्ट में बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर जो अगर फॉरेन कंट्री से है, दूसरे देश से है, तो ये कौन सा है? बांग्लादेश। फिर उसके बाद फिर उसके बाद बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। फिर उसके बाद कौन सा है? कौन सा है? 4 याद होगा। सबसे पहले कौन? बांग्लादेश, चाइना, फिर नेपाल के बाद क्या हो गया? म्यांमार। कौन सा है? कितना हो गया? 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद म्यांमार के बाद कौन बच गया? कहाँ भूल गए हम भी, कहाँ चला गया? यहाँ भूटान है, भूटान। फिर अच्छा इंडिया के साथ शेयर ही कहाँ कर रहा है? फिर लास्ट में कौन? याद हो जाएगा? 7 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7। दिखा कौन कौन है? सबसे पहले कौन आ गया? फिर उसके बाद फिर यहाँ भूटान, फिर उसके बाद इतना याद हो जाएगा? ऐसे ही है। और देखिए हम लोग को मेन टॉपिक क्या था कि कौन से कंट्री के साथ शेयर होता है। तो सबसे पहले ये जो शेयर हुआ पाकिस्तान के साथ, कौन सा लाइन था? रेड क्लिफ लाइन था। अब ये अगर पूछ दे कि पाकिस्तान और यहाँ कौन? बांग्लादेश, दोनों के साथ रेड क्लिफ, अगर पूछे कब तो 1947 में। अब सेकेंड आता है कौन? चाइना। जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बताते हैं, जो ज़्यादा पूछता है। चाइना कौन सा है पता है आप लोग को? मैकमोहन। कौन सा है? अब लोग पहले पता है, देखिए होता क्या था ना, पहले बहुत तरह का चीज़ होता था। पहले एकदम बहुत इतना ना उठ पटांग, कुछ कहना नहीं है। पेपर बना हुआ है फिर भी बहुत तरह का, जैसे इंडिया का कंट्री जो है उसका गवर्नमेंट कुछ और है, कुछ और तरह का है। चाइना का गवर्नमेंट कुछ और तरह के सोचती है। क्या बोलते हैं, अमेरिका गवर्नमेंट कुछ और सोचती है। सबका सोच अलग अलग ना है। जैसे इंडिया में समाजवादी है तो चाइना में अमेरिका में पूंजीवादी है। पूंजीवादी से समझते हैं ना? हाँ पैसा होता है। और फिर अगर
चाइना जाएंगे तो यहाँ माओवादी की सरकार है, कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं। इसे समझते हैं बात समझिएगा तब कुछ ज़्यादा समझ में आता है, ऐसे नहीं आता है। तो पहले लाइन सीख लेंगे तो फिर भूल जाएंगे। ये वाला कौन सा लाइन है? मैकमोहन। कौन सा है? 2 लाइन हुआ, क्लियर? रेड क्लिफ, मैकमोहन, और एक अफगानिस्तान के साथ है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। बस 3 ही मेन तरह से पूछता है, बाकी इधर छोटा है। देखो पूंजीवाद एक था ना, देखो समझने के लिए अगर तब ज़्यादा चीज़ समझ में आता है कि चाइना के बाद नेपाल कैसे दोस्त हो गया। पहले चाइना नेपाल में पटरी नहीं जुड़ता था, लेकिन अब चाइना और नेपाल में दोस्ती हो गया है बहुत ज़्यादा। और चाइना का मालूम है कि आप लोग, चाइना वाला क्या बदमाशी करता है, कुछ नहीं करेगा वो। चाइना वाला का काम है कि किसी को कर्जा इतना दे दीजिए कुछ चुका ना पाएगा, उस पर कब्जा कर लीजिए। फिर पहले इंग्लैंड कुछ और रास्ते करता था, अब चाइना करता है। तो देखिए सबसे एक पहले होता है एक पूंजीवाद। पूंजीवाद हो गया, फिर समाजवाद, फिर एक कम्युनिस्ट बोलते हैं, माओवाद, ऐसे कर कुछ है। इसमें और भी पता चलता है, जातिवाद का नाम सुने होंगे। जातिवाद का नाम सुने हैं? परिवारवाद भी सुनेंगे। देखिए वाद जिसमें लग जाए, हम वर्ड का मतलब समझा रहे हैं, मीनिंग वाद समझ रहे हैं। वाद जिसमें लग जाए वो समझिए कि उसी चीज़ के लिए जिंदा रहता है। जिसे में कोई बोल रहा है परिवारवाद, तो कहने का मतलब वो अपने परिवार के लिए ही जिंदा है, बगल में कोई कुछ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको कह दिया जाए कि सरकारी नौकरी मिला है, आप 5 होकर चुन लीजिए, उसी को मिलेगा, तो सब अपन परिवार के चुन लेगा। परिवार बात समझ में आया? वाद समझ में आया कि जिस चीज़ में वाद लग गया वो उसी के लिए है। जैसे परिवारवाद, जातिवाद एकदम जाति के लिए कोई कुछ करेगा बस, और उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, जो जाति का वो है। आप पूंजीवादी रच कर दिए। पूंजीवाद का मतलब समझिए, पूंजी मतलब समझते हैं? पैसा होता है। तो पूंजीवाद का मतलब जैसे मान के चलिए कि इंडिया छोड़िए, अमेरिका पूंजीवाद कंट्री है, तो वहाँ जो है ना कि पैसा वाले को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। जैसे में अगर ट्रेन चल रही है ना, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या करेगा, उसके लिए स्पेशल बोगी रहता है, स्पेशल केबिन रहेगा, उसको एकदम एसी मिलेगा, उसको सीट एकदम सो के जाने वाला मिलेगा। ऐसे देखें आप लोग, ऐसे इंडिया में भी मिलेगा, देखे हैं? और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर एक बोगी है, इसमें अगर एक बोगी में अगर 40 पैसेंजर बैठ रहा है तो एकदम आराम से जाएगा, लेकिन लास्ट में 2 बोगी लगा देगा। देखें जैसे पैसेंजर वाला है, उसमें 40 का 4000 भी घूम जाओ, कोई उसका माई बाप है नहीं, उसमें सीट गद्दा वाला रहेगा, यहाँ पटरे ठोक के काम चला देता है। बैठे हैं कभी ट्रेन में? तो ये पूंजीवाद का उदाहरण है ना, समझे? पूंजीवाद मतलब जो पैसा है जिसके पास उसी को वैल्यू मिलेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन समाजवाद थोड़ा सा दूसरा होता है। समाजवाद का मतलब है कि सबको बराबर लेकर के चलना है। अगर कोई भी अगर घर में 4 बेटा है तो चारों को बराबर मिलता है कि नहीं? खेत अगर 4 कट्ठा है तो चारों को 1 कट्ठा मिल जाएगा। लेकिन वही अगर पूंजीवाद वाला सिस्टम रहता तो अगर कोई बेटा, अगर 4 बेटा है तो 4 बेटा में पहला बेटा जो है 40,000 कमा रहा है महीना में, दूसरा का बेटा 20,000 कमा रहा है, तीसरा का 10,000 कमा रहा है, और चौथा है जो कमा नहीं रहा है, वो पैसा उल्टी ले रहा है पढ़ने के लिए। 40,000 नहीं लिखे हैं, अब लिख दिए ना। और चौथा जो 4th नंबर वाला बेटा है वो क्या कर रहा है, पैसा और मांग रहा है उल्टा कि हमको पढ़ाई करना है। तो अगर ये वाला इंडिया में रहता तो सबको गांव में बराबर मान आदर होता है कि नहीं? 40,000 वाला ही 20,000 और 10,000 वाला भी सब आएगा गांव में, तो एक ही साथ बैठेगा, एक साथ खाएगा, एक साथ अगर घर बढ़िया है तो एक साथ पलंग पे सोएगा। अगर पैसा की कमी है, 40 की जगह पे 4,000 कमा रहा है तो नीचे सुतेगा तो सब सुतेगा। ऐसा होता है कि ना? लेकिन अगर पूंजीवाद वही रहता तो ये 40,000 वाला के बाबूजी ज़्यादा वैल्यू देते कि अच्छा आयल है तोरा लगे 20,000 के पलंग लगल है, ओकरा पर सुत। 20,000 वाला तू कम तनी कमजोर तनी चौकी मिलेगा तोरा ना। 10,000 वाला खटिया उटिया मिल जाएगा, अभी पैसा ना लेवे वाला के कहाँ होगा, सोचो उसको नीचे मिलेगा। तो सोचो इस तरह से नए नए मेंटलिटी का जन्म होता है। बताओ जिसको पैसा ले रहा है वो कहेगा ना कि अच्छा मौका मिले तो तेरे पौवा कबाड़ देंगे, नहीं मौका खोजते रहेगा। तो इंडिया में इस तरह का नहीं, इंडिया में सबको बराबर देखा जाता है, बराबर लेके चला जाता है। देखें समाजवाद समझ में आया? समाज मतलब सबको बराबर ध्यान देना है। और उसी तरह से कम्युनिस्ट है, वो चाइना की सरकार है। चाइना सरकार सबसे अलग है, वो कहती है कि अगर जो सरकार कहेगी, जैसे आप नहीं समझे, इंडिया का सरकार क्या कहना है कि अगर इंडिया में जन्म हो गया तो इंडिया का सारा प्रॉपर्टी पे आपको बराबर का हक है। जैसे
घर में जन्म हुआ तो उस घर का सारा प्रॉपर्टी सबके बराबर बराबर है कि नहीं है। लेकिन इस समाजवाद में, लेकिन पूंजीवाद में सबको बराबर नहीं हक है। जो पैसा ज़्यादा कमाएगा उसको ज़्यादा हक रहेगा। लेकिन कम्युनिस्ट जो है, माओवादी सरकार जो है, उसका थोड़ा सा रवैया दूसरा है। उसका क्या कहना है कि कुछ रहे, प्रॉपर्टी पर तो हक रहता ही था, अब इंसान पे भी हक है। तो मतलब वहाँ के सरकार को नहीं, वहाँ के नागरिक पे भी उतना ही हक है। जैसे प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे हम लोग को अगर सरकार बोल दे कि आप लोग यहाँ से जाइए, तो हम लोग धरना उरना दे के कहते हैं कि ना से हम लोग यहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मामला सेटल हो जाता है। लेकिन वहाँ की सरकार बोल दी कि आप लोग यहाँ से निकलिए, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। जाइए मतलब जाइए। वहाँ की इस तरह सरकार है, जो कहेगी वो सुनना पड़ेगा। जिसने इस कह रहे हैं कि कोई एगो पिताजी हैं, तो पिताजी गांव घर में बोल दिए कि ये काम होना चाहिए तो होना चाहिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन मम्मी भाई बहन कोई नहीं लगा सकते कि ना ये गलत होगा। गलत कैसे होगा भाई, हम पिताजी हैं तो हम गलत बोलेंगे ना, बोलेंगे। लेकिन इंडिया में कुछ अगर गलत होता भी है तो बच्चा लोग बैठ के कहता है कि ना पापा ऐसा गलती हो गया है, हाँ तो सोच समझ के अच्छा ठीक है ऐसा ना होगा। इंडिया का दूसरा रवैया। लेकिन चाइना वाला समझ रहे हैं, चाइना में अगर देख रहा है स्कूल में पढ़ाई चल रहा है और देख रहा है कि एगो लड़का नर्सरी में पढ़ रहा है और दौड़ने में एकदम एक्सपर्ट है, सबको पीछे कर दे रहा है, तो गार्जियन को एगो चिट्ठी लिख देगा तुरंत कि आपका बच्चा धावक बनेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं सुखल दौड़ाइए, और गार्जियन कुछ नहीं कह सकते हैं वहाँ। सरकार समझ में आ रहा है कैसा है। चाइना एकदम ऐसा कंट्री है, समझ जाओ। पढ़ाई लिखाई हो रहा है, जो वहाँ टीचर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, पढ़िए चुपचाप। अगर अपना दिमाग लगा दिए तो हो सकता है कि अगर 2-4-10 गए तो उसको आजीवन कारावास मिल जाएगा, और तो पूरा यूनिवर्सिटी वाला बदमाशी कर लेगा तो बम पटक देगा उस पर। समझ रहे हैं चाइना के खेल। और अभी आप लोग को पता है कि चाइना, अच्छा हम लोग की तरफ माओवादी जिसको नक्सल बोलते हैं वो अलग है कि नहीं, तो वो लोग भी चाइना से ही फंडिंग उन लोग को मिलता है। समझ रही सर, बम मिला, बंदूक मिला, पैसा मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है उन लोग के पास, सब चाइना करता है। नहीं सुना कि छत्तीसगढ़ के जंगल में बहुत लोग हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये इतना बताएं इसलिए कि नेपाल के साथ भारत का मामला अभी थोड़ा खराब चल रहा है। खराब क्यों चल रहा है कि जो सरकार चाइनीज है वही सरकार अब नेपाल में ही बन गई है। जैसे इंसान होता है ना, जैसे चाइना का एक ही रूल है कि हाँ हम ही खड़ा होंगे, हमरे सब वोट दो, हम ही जीतेंगे हैं। और वहाँ वोट नहीं भी दीजिएगा, जैसे अगर 2-4 लोग खड़ा हो जाए कहे कि चुनिए आप लोग, तो एक बात हुआ कि ना उसको चुन दिया, 2 आदमी इसको वोट दे रहा है, 4 को उसको दे रहा है, तो ये होता है। लेकिन चाइना वैसा कुछ नहीं है, हम खड़ा हुए हैं, हमरे वोट दो, नहीं हो देगा उसको भी पनिशमेंट है। सबको वोट वो देना है, लेकिन किसको देना है, हम ही को आके दो। तो ये जो वहाँ चाइना में चल रहा था ना, वही चीज़ अब कहाँ चलने लगा है। तो दोनों को पटरी धुरेगा कि ना धुरेगा। जैसे हम कोई बात आप लोग को समझा रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया समझ में आने लगे तो तालमेल बनता है कि नहीं ज़्यादा। हम बहुत जान रहे हैं लेकिन आप लोग हमसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो तालमेल बनेगा ना, बनेगा। लेकिन ना ठीक नहीं है, जानता तो सब कुछ है लेकिन तालमेल बनना चाहिए। तालमेल बन गया तो समझ में आएगा, नहीं बना तो नहीं। तो ये तालमेल बन रहा है कि ना दोनों में, तो समझ में आ गया इन लोग को। अब दोनों एक हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन चाइना छोड़ेगा इसको, चाइना का काम है लूटना केवल। अब देखिए हुआ क्या है, सब बताते हैं हम लोग। इसका बाउंड्री समझ गए, इसका समझ गए, इसका समझ गए, इसका तो पता ही है। इसमें है, इसमें एक नदी है। आप लोगों को पता है कि इंडिया में नेपाली लोग भी फोर्स में ज्वाइन करते हैं, ये बात पता है। तो उसको बोलते हैं गोरखा रेजिमेंट, नाम सुने कभी? नहीं पता है तो कभी फोर्स लोग को देखा कि ना, तो यहाँ पर लगा हुआ है कमांडो, बिहार पुलिस, गोरखा सब लिखा हुआ रहता है। उन लोग इतना लड़ने में इतना एक्सपर्ट है, हिम्मत नहीं हारता है, बहुत एकदम एक्सपर्ट है लड़ने में। आप लोगों को पता है या नहीं, इंडिया पे अंग्रेज कब्जा करे चाहे नहीं, नेपाली जितना पुलिस लोग था ना, सब इधर कब्जा कर ले जा रहा था। तो बहुत मुश्किल से अंग्रेज लोग इसको हराया था। उसी टाइम से इंडिया वाला समझ गया था कि नेपाली लोग बहुत मजबूत होता है, एकदम साहसी होता है। इसलिए अगर नेपाली लोग का देखते हैं हाइट कम रहता है, देखें हैं कभी, हाइट कम रहता है, फिर भी उन लोग इंडिया वाला फोर्स में ज्वाइन करता है। काहे? क्योंकि उन लोग साहसी है। अगर हिम्मत नहीं टूटता है, नहीं बंदूक है, तैयो दम दौड़ चलेगा कि ना है हमारे पास 4 को मार देंगे, खाली हिम्मत टूट जाएगा उसको देख करके। तो अब देखिए हुआ क्या था कि जब नेपाल के साथ एग्रीमेंट हो रहा था कि आपका बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, तब वहाँ एक काली नदी था। इधर कौन नदी? काली नदी। कहाँ? तीस्ता नदी। 2 नदी है इंडिया में, बता दिया गया कि 2 नदी है। कहाँ का? एक काली नदी और तीस्ता नदी, दोनों बाउंड्री से। इधर साइड वाला इंडिया रहेगा, उधर वाला नेपाल रहेगा। नहीं समझे बात? जैसे यहाँ नेपाल वाला बाउंड्री ऐसे है, तो यहाँ काली तीस्ता नदी, इधर काली नदी, समझ गए? काली नदी के इधर इंडिया, तीस्ता नदी के उधर का इंडिया, और इसके इधर नेपाल वाला बाउंड्री है।
तो यही था, लेकिन बहुत दिन तक ठीक से चला। लेकिन जब से ही दोनों में पटरी धुर गया, तालमेल बन गया, तो क्या कह रहा है ना चाइनीज वाला कि अब तो उसको काम है उसको तंग करना चाइना वाला के। वो कह रहा है नेपाल वाला कि आप अपना पन्ना निकालिए, उसको झाड़िए, देखिए क्या लिखा है कि काली नदी से लिखा हुआ है। अब बताओ, नदी बाउंड्री है तो नदी बहेगी तो थोड़ा इधर उधर मिट्टी कटेगा कि ना कटेगा अगल बगल वाला, तो इसीलिए लड़कार रहा है कि नहीं तो यहाँ तक है, आओ ऊपर चढ़ो। समझ रहे हैं? तो इतना बात बताने के लिए हमको पूंजीवाद समाजवाद सब समझाना पड़ा। समझ में आया कि विवाद नेपाल साथ इंडिया का भी क्यों चल रहा है ना, क्यों बाउंड्री को लेकर के। कहीं काली नदी थोड़ा सा नहीं, नदी बहती है तो इधर उधर की मिट्टी काट देती है, तो उस तरह से मिट्टी काट दी। और चाइना इसको क्या किया है, पूरा लड़कार दिया है। और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इसका दोस्ती चल रहा है, और इंडिया के साथ दोस्ती धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। इसीलिए इतना बात समझ में आया, और कुछ छूट रहा है? ऐसे याद ही नहीं रहता। हम लोग क्या क्या सीखे, बाउंड्रीज की पहले सीखे। तो बाउंड्री कहाँ कहाँ बनेगा। अच्छा, इधर नीचे में एक और है देश, श्रीलंका, उसके साथ भी इंडिया का बाउंड्री है। उसके साथ इंडिया का बाउंड्री है ही नहीं, बहुत दूर है, ठीक ना, वो भी वाटर के साथ है, इंडिया के साथ बहुत दूर है। अगर रहता बाउंड्री, समझ रहे हैं, इससे भी आसान हो जाता है इंडिया से जाना जाना, लेकिन नहीं है। अभी देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया को सीखें। कौन सी लाइन है यहाँ पे, रेड क्लिफ। यहाँ अफगानिस्तान के साथ कौन सा है, डुरैंड। और चाइना के साथ, अगर आप लोग से पूछे भी कि नेपाल और इंडिया के साथ तो कौन से यहाँ काली नदी है, यहाँ पे तीस्ता नदी, ठीक है। और यहाँ पर तो ये समझ ही गए, और इधर म्यांमार है इस साइड में। इतना बात समझ में आया? आप लोग लिख लिए, जिनको लिखना है लिखिए।